नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सीटेट और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहेगा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। अगर आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में जानते हैं तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था जीन प्याजे ने। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे पहली चीज़ आती है कि जीन प्याजे के सिद्धांत को क्या नाम दिया जाता है, तो आप आंसर देंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेकिन जीन प्याजे के सिद्धांत को हम दो भागों में पढ़ेंगे। अगर आप आज का पहला वीडियो जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अगर ये देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि स्कीमा, आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो स्कीमा, एसिमिलेशन, उसके बाद आपका आता है एक्मोडेशन और इक्विलिब्रेशन। इन चारों चीज़ों की आज हम डेफिनेशन, इन चारों चीज़ों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और किस किस तरीके एक बालक इन चारों चीज़ों को टच करता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो रहेगा कि जीन प्याजे ने अपना जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत में कितनी स्टेजेस हैं और किस किस स्टेज में क्या क्या क्वालिटीज़ जो एक बालक में आती हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आज यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा वो सबसे पहली चीज़ क्या रहेगी कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उसके बाद क्वेश्चन जो आता है जीन प्याजे ने ये सिद्धांत कब दिया, तो 1921 से 1922 ईस्वी में जीन प्याजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके बाद जीन प्याजे किस देश के निवासी हैं, तो जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन प्याजे का जो संबंध है वो रहा है स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड कंट्री से रिलेटेड थे। इसके बाद जीन प्याजे किसके असिस्टेंट या सहायक के तौर पर कार्य करते थे। ये क्वेश्चन एक बार डीएसएसबी में पूछा गया है, अभी हालांकि सीटेट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। तो जीन प्याजे किसके सहयोगी थे, तो जीन प्याजे ने अपना जो कार्य शुरू किया था वो काम शुरू किया था अल्फ्रेड बिने के साथ। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिनका संबंध जो रहा है वो बुद्धि से रहा है, जिन्होंने इंटेलिजेंस और बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में बात की थी, आईक्यू के बारे में बात करने वाले व्यक्ति थे अल्फ्रेड बिने। उसके बाद हम वापस आते हैं जीन प्याजे पे, क्योंकि हमने थ्योरी जीन प्याजे की पढ़नी है। तो जीन प्याजे वास्तविक रूप में क्या थे, वास्तविक रूप में एक जीव विज्ञानी थे, बायोलॉजिस्ट थे और इसके साथ साथ ये मनोवैज्ञानिक का भी कार्य करते थे। जीन प्याजे ने अपनी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए अपने 4 बच्चों पर, जीन प्याजे ने अपनी स्वयं के 4 बच्चों पर प्रयोग किए थे और उन प्रयोग के बाद इन्होंने 1921 से 1922 ईस्वी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो अभी तक जो क्वेश्चन हमने पुट किए हैं वो क्वेश्चन किस तरीके बनते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन प्याजे ने दिया। जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन प्याजे अल्फ्रेड बिने के सहयोगी के रूप में कार्य करते थे। जीन प्याजे ने 1921-22 में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इसके लिए उन्होंने अपने ही 4 बच्चों पर प्रयोग किए थे। जीन प्याजे वास्तविक रूप में एक जीव विज्ञानी थे जो बाद में मनोवैज्ञानिक बन गए। अल्फ्रेड बिने का जो संबंध है वो बुद्धि लब्धि से रहा और अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे। तो इन सारे क्वेश्चंस के बाद जब हम आगे चलते हैं तो जीन प्याजे की थ्योरी जो है संज्ञानात्मक विकास, उसके अनुसार जीन प्याजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस हैं, लेकिन मैं आपको 4 स्टेजेस एक दूसरे स्टेप पर कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको जो स्टेप कराने जा रहा हूँ, अगर आपने वो स्टेप पढ़ लिया तो जिंदगी में संज्ञानात्मक विकास का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो जीन प्याजे ने
मेन जो चीजें बताई हैं, मेन चीज जो आपकी रहेंगी, जीन पियाजे ने सबसे पहली बात की थी स्कीमा। उसके बाद जीन पियाजे कहते हैं कि अगर आपको स्टेप नंबर 2 एसिमिलेशन, साथ के साथ मैं हिंदी वर्जन भी लेता जाऊंगा, स्कीमा को तो आप हिंदी में भी स्कीमा ही बोलते हैं। एसिमिलेशन जो शब्द है इसका अर्थ होता है आत्मसात करना। इसके बाद तीसरी जो चीज है, तीसरी चीज रहेगी आपकी एक्मोडेशन। और एक्मोडेशन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है समायोजन। चलिए, अब इस तीसरी चीज समायोजन के बाद जो चौथा पॉइंट हम लास्ट में क्लियर करेंगे वो रहेगा हमारा इक्विलिब्रेशन। और इसको आप बोलेंगे संतुलीकरण, जो कि चौथी स्टेज रहेगी। तो जीन पियाजे के जो थ्योरी है, जीन पियाजे की थ्योरी में सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो रखना है स्कीमा। सेकंड पॉइंट जो आप याद रखेंगे एसिमिलेशन। थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे एक्मोडेशन। और फोर्थ एंड लास्ट जो आपको पॉइंट याद रखना है वो इक्विलिब्रेशन। आज केवल इन्हीं पहले लेक्चर में हम इन्हीं पे बात करेंगे और इन्हीं चार चीजों से आप जब सीटेट का कोई भी एग्जाम देते हैं तो इन चार वर्ड से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और वो दोनों ही लेवल पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर स्कीमा के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ, व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या है? अगर आपको पता है कि व्हाट इज स्कीमा तो आप आराम से इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। स्कीमा क्या है, मैं आपको इसको अगर मैं अपने तरीके से डिफाइन करूं तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, कार्य करने का ढंग या तरीका। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को करने का कोई भी तरीका जो होता है उस तरीके को आप नाम देंगे स्कीमा। स्कीमा, या आप इसको स्कीम वर्ड भी बोल सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि स्कीम और स्कीमा एक ही वर्ड है और स्कीम या स्कीमा किसी भी काम करने का ढंग होता है। अब इससे आगे जब हम चलते हैं तो स्कीमा के टाइप कितने हैं, स्कीमा कितने प्रकार का होता है? तो स्कीमा के दो टाइप हैं भाई। पहली जो टाइप है वो टाइप होती है व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक स्कीमा कह सकते हैं या आप इस स्कीमा को नाम देंगे शारीरिक स्कीमा। उसके बाद दूसरी जो टाइप होती है वो टाइप होती है आपकी मानसिक स्कीमा। ध्यान रखेंगे, मैंने अभी तक स्कीमा के बारे में जो जो चीजें बताई हैं कि स्कीमा किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, किसी भी काम को करने का ढंग होता है। स्कीमा के दो टाइप होते हैं। स्कीमा का एक अन्य नाम भी होता है स्कीम। और पहला जो टाइप होता है स्कीमा का व्यवहारात्मक बिहेवियर या फिजिकल स्कीमा। उसके बाद जो होता है वो होता है मेंटल स्कीमा। अब इन दोनों स्कीमा में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को दुखी करने वाला होता है। जब हम पहले स्कीमा के बारे में बात करते हैं, अगर मैं बात करूं व्यवहारात्मक स्कीमा के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या आती है कि कोई भी काम जिसमें शारीरिक क्रियाएं लगी हुई हो, फिजिकल एक्टिविटी लगी हुई हो, तो उन सारे कामों को हम किस स्कीमा के अंडर काउंट करेंगे? व्यवहारात्मक स्कीमा के अंदर। उसके बाद दूसरा जो आता है मानसिक स्कीमा। मानसिक स्कीमा में चिंतन, तर्क, सोच, विचार जैसे जो तत्व हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं और इन्हीं दोनों स्कीमा के बेस पर मानव का पूरा संज्ञान या पूरे का पूरा कॉग्निशन टिका हुआ होता है। तो स्कीमा से रिलेटेड ये चीज आप क्लियर रखेंगे। अब इन्हीं में मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो एग्जांपल साथ के साथ है क्लियर होते जाएंगे। अब सेकंड चीज जो आपकी आती है वो आती है एसिमिलेशन। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने पूरा लेक्चर या पूरा वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपका जीन पियाजे थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी होगी। उसके बाद
आपका जो वर्ड आता है वो आता है आत्मसातकरण या एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो वर्ड है, एसिमिलेशन वर्ड जीन पियाजे का सेकंड वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे ये कहते हैं कि आपके पास प्रीवियस एक स्कीमा है, आपने उस स्कीमा का जैसे ही यूज किया, आप जैसे ही ये देखते हैं कि जब कोई भी नया काम करने वाले हो, कोई भी नया काम करने वाले और आपके पास ऑलरेडी एक स्कीमा है और आपने उस नए काम में अपनी उसी स्कीमा को पुट कर दिया। इस चीज को मैं अगर डिफाइन करूं तो आत्मसातकरण क्या होगा? स्कीमा का पूर्व निर्धारित अवस्था में प्रयोग। आपके पास कोई भी स्कीमा है, आपके पास सिचुएशन आई, सिचुएशन आते ही आपने उसका यूज कर लिया, तो आप क्या कर रहे हैं? एसिमिलेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल अब लेता हूं मैं यहाँ से। व्यवहारात्मक स्कीमा या शारीरिक स्कीमा, एक बालक किसी भी वस्तु को पकड़ता है, एक छोटा बालक अंगूठा चूसने का कार्य करता है, या उस छोटे बालक को कोई भी आप खिलौना दीजिए तो उस खिलौने का वो प्रयोग मुंह में डालने में भी कर लेता है, हाथ से पकड़ने में भी कर लेता है। इस चीज को मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा बस। अब इसी चीज का आत्मसातकरण करना है। अब आत्मसातकरण करना है तो अब उसके पास वो पुराना खिलौना है, लेकिन यहाँ पर उसके पास खिलौना था, उस खिलौने को पकड़ा है, लेकिन अब आप उसके लिए नया खिलौना लेके आए तो उस खिलौने को भी वो क्या करता है? पकड़ने का प्रयास। पहले उसने पुराने वाले खिलौने को हाथ में आते ही मुंह में डालने का प्रयास किया था, अब जैसे ही उसके हाथ में नया खिलौना आया तो नए खिलौने को भी वो मुंह में डालकर चूसने का प्रयास करता है। ये ट्राई करेगा। अब इस वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन में सिर्फ एक चीज का फर्क है कि यहाँ पे जो खिलौना था वो पुराना खिलौना है, ओल्ड टॉय, और यहाँ पर जो टॉय है वो आपके पास क्या आ गया है? न्यू आ गया। लेकिन जो स्कीमा पहले था वही स्कीमा अब है। इट मीन्स पूर्व निर्धारित स्कीमा का पहले के जैसी सिचुएशन में ही प्रयोग करना आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें मेरे को लगता है आपकी क्लियर होंगी। अगर किसी को डाउट रह जाए तो आप क्वेश्चन साथ में पुट कर सकते हैं वीडियो के जो है एंड में, जब आप जो है कमेंट बॉक्स में इस चीज को पुट कर दीजिए। चलिए, थर्ड जो चीज हमारे पास है वो है एक्मोडेशन। एक्मोडेशन का अर्थ समायोजन होता है। सम प्लस आयोजन, मतलब समान रूप से किसी चीज को आयोजित करना। इस चीज को मैं यहाँ पर एक वर्ड जो मैं रखूंगा वो होगा नए विचारों का प्रयोग। इस चीज को देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर करूंगा कि ये काम करने का ढंग था, और ये काम करने का ढंग एक जन्मजात तरीका है। उस जन्मजात तरीके को थोड़ा सा आगे जब हम एज इट इज यूज कर रहे हैं तो आत्मसात करना है, एसिमिलेट कर रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों के अलावा हम कोई नया विचार लेकर आ रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं समायोजन की। नया विचार, फॉर एग्जाम्पल मैंने यही टॉय ले लिया, एक टॉय था, दूसरा टॉय। चलिए, अब यहाँ पर हम जो ट्राई करेंगे वो ट्राई क्या करेंगे कि पुराने खिलौने को वो पकड़ रहा था और नेक्स्ट टाइम भी वो पकड़ने का प्रयास करता है नए खिलौने को, लेकिन अब हमने उसको एक खिलौना ऐसा दे दिया जो इसके समान नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट को ध्यान में रखें कि यहाँ की परिस्थितियां एक समान होती हैं। समायोजन करने के लिए परिस्थितियों का भिन्न होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमने उसको खिलौना बढ़ा दे दिया, अब हमने उसको एक बॉल दे दिया और वो बॉल थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा बॉल है तो वो उसको पकड़ने का प्रयास तो करेगा, लेकिन उसके लिए
उसके पास निर्धारित स्कीमा नहीं है। इसके बाद वह उसको मुंह में डालने का प्रयास करे, लेकिन उसका मुंह इतना खुल नहीं सकता कि वो बॉल को मुंह में ले पाए। तो ऐसी अवस्था में वो एक नई चीज निर्मित करता है, एक नया विचार लेके आता है, एक न्यू वे लेके आएगा। और नया वे क्या होगा? पहले था पकड़ना और चूसना, ये दोनों उसके शारीरिक स्कीमा है। किसी भी चीज को पकड़ने का प्रयास करता है, चूसने का प्रयास करता है, तो वो क्या कर रहा है? एसिमिलेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही एकोमोडेशन की बात आएगी, अब वो हो सकता है कि उस बॉल को लात मारने का काम करे। हो सकता है वो उसे लात ना मारकर वह उसे धकेलने का काम करे। ये भी पॉसिबल है कि वह कहीं से कोई बैट ले आए या कोई डंडा ले आए और उसके द्वारा उस बॉल को पीटने का प्रयास करे। और इन सारी चीज़ों के अलावा नया विचार ये भी आ सकता है कि ये बॉल मेरे काबू में नहीं आ रही है, तो वो बॉल को छोड़ भी दे। इट मीन्स यहाँ पर उसने अपने पूर्व स्कीमा से हटके काम किया। जब पूर्व स्कीमा को निर्धारित अवस्था में ही यूज कर रहा है तो आत्मसात कर रहा है, लेकिन पूर्व स्कीमा को छोड़कर जब वो काम कर रहा है नए विचार के साथ, कोई भी नया विचार, तो वो ऐसी अवस्था में क्या किया जा रहा है? उसके द्वारा समायोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये 4 पॉइंट आपको बड़े इजीली क्लियर हो गए होंगे। अब जो चौथी और लास्ट अवस्था है, वो चौथा वर्ड जो आपको दुखी करने वाला होता है, उस वर्ड को मैं और क्लियर करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा जो प्रयास है आपका, वो चौथा प्रयास क्या होगा? वो रहेगा आपका इक्विलिब्रेशन। सबसे पहली चीज मैं बात कर लेता हूँ इक्विलिब्रेट। इक्विलिब्रेशन जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? ये वर्ड DSSB ने 2014 में एक एग्जाम लिया था PRT के लिए, उसमें इक्विलिब्रेशन वर्ड को डिफाइन करने के लिए बोला गया था। तो इसका जो मीनिंग है वो है इवन मेंटल बैलेंस सिचुएशन। मतलब एक रूप मानसिक अवस्था जहां पर जाने के बाद बालक के लिए स्कीमा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन तीनों का यूज इजीली किया जा सकता है। इवन मेंटल बैलेंस सिचुएशन की मानसिक संतुलन की उच्चतम अवस्था पर अब वो बालक पहुंच गया है। उसको पता है कि मेरे को कौन सा स्कीमा यूज करना है, आत्मसात करना है या मेरे को समायोजन करना है। तो उन तीनों चीजों को लेकर वह काम करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कभी भी पूर्व ज्ञान से संतुलन स्थापित ना हो, पूर्व ज्ञान, इसको आप ये भी बोल सकते हैं पूर्व स्कीमा से संतुलन स्थापित ना हो, तो उस ज्ञान या कह सकते हो स्कीमा में किया जाने वाला परिवर्तन संतुलीकरण होता है। मैंने ये नहीं कहा कि आप उस स्कीमा को डिलीट कर देंगे। मैंने आपको जो चीज बोली है कि जब आपके पास पहले से ही एक स्कीमा था, अगर उसी स्कीमा के हेल्प से आपका काम कंप्लीट हो गया, इट मीन्स आप आत्मसातकरण कर रहे हो और आपको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब आ गया समायोजन। अब समायोजन में आपकी पहले वाले स्कीमा तो थी ही थी, आप नया विचार बनाते हैं, एक नई चीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले एक स्कीमा थी पकड़ना, लेकिन अब उसी स्कीमा के बेस पर आपने दूसरी स्कीमा बना दी धकेलना। वो समायोजन कर रहे थे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किस बारे में? संतुलीकरण। अब असंतुलन कैसे पैदा होगा? आपके पास दो स्कीमा थी, पकड़ना भी आता है आपको, धकेलना भी आता है, लेकिन एक एक्टिविटी अब आपके सामने ऐसी आ गई है जब पूर्व स्कीमा से संतुलन स्थापित ही नहीं हो पा रहा है,
समायोजन ही नहीं कर पा रहे हो, ना पूर्व स्कीमा काम आई आपका, ना नया विचार काम आया। अब आपको क्या करना है, तो उस ज्ञान या स्कीमा में आप क्या करना चाहेंगे, परिवर्तन करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे। तो वो चेंज जो कहलाता है वो संतुलीकरण कहलाता है। और ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था का प्रयोग आपके द्वारा किया जाता है अधिगम में, लर्निंग में। इस चीज को आप यूज करेंगे, ये चीज ध्यान में रखें। जब कभी भी बच्चा लर्न करता है तो उस समय पर ये चीजें उसको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि पर जैसे जैसे वो हर रोज कोई चीज सीखने का प्रयास करता है तो सीखते समय वो नई नई चीजों में डील करता है, और नई चीजों के साथ डील करते समय उसके विचारों में संतुलन स्थापित करने की समस्या आती है। और उस असंतुलन से दूर होने के लिए जो क्रियाएं वो अपनाता है वो है इक्विलिब्रेशन, और वो अधिगम या लर्निंग कहलाएगी। और वो लर्निंग तीनों टाइप में से कोई भी हो सकती है। तीनों टाइप आपको पता है, फॉर्मल लर्निंग, उसके बाद इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, मतलब औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक अधिगम, तीनों में से किसी भी तरीके की लर्निंग वो कर सकता है। ठीक, अब इसके साथ साथ दोस्तों अब हम एक चीज और भी क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई कि स्कीमा जो होते हैं, स्कीमा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है, स्कीमा हर आदमी की जन्मजात शक्ति है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ स्कीमा जन्म से ही विद्यमान होते हैं। हर स्कीमा में एक शक्ति होती है कि वो स्वयं को विकसित कर सकते हैं। प्रत्येक स्कीमा समय के अनुसार स्वयं का विकास कर सकता है। स्कीमा कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। समय के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन भी आता रहता है, लेकिन कुछ स्कीमा परंपरागत स्कीमा होते हैं और वो स्कीमा लगातार बने रहते हैं। तो इस तरीके से आज के जो लेक्चर में हमने जो बातें कही हैं उन बातों में आप जो है ध्यान रखेंगे कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने 4 महत्वपूर्ण बिंदु बोले हैं, जिसमें एक है स्कीमा, और स्कीमा को कई बुक्स में सहज क्रिया शब्द भी कहा गया है। और स्कीमा जन्मजात होते हैं, स्वयं को विकसित कर सकते हैं। इन स्कीमा का किसी भी समान परिस्थिति में प्रयोग आत्मसातकरण करना कहलाता है। जब किसी पुराने स्कीमा को प्रयोग ना करके नए विचार का जन्म दिया जाता है तो समायोजन कहलाता है। और जब पुराना और नया दोनों ही स्कीमा फेल हो जाए तो ऐसी स्थिति में असंतुलन होगा, मतलब संतुलन स्थापित नहीं हो पाता बच्चे का, तो वो ज्ञान और स्कीमा में परिवर्तन करने की कोशिश करता है, और उस परिवर्तन को कहेंगे संतुलीकरण। और संतुलीकरण के कारण से ही अधिगम संपादित हो पाता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल जो हमारा संज्ञानात्मक विकास का दूसरा जो भाग रहेगा उसमें हम जीन पियाजे के द्वारा बताई गई 4 स्टेजेस, उन 4 स्टेजेस में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आप लोगों के डाउट का मेरे को इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स ज़रूर पूछते रहें। धन्यवाद।